शैक्षिक अधिकार में विगत 7 सूत्रों में विभिन्न अर्थों में तद्धित संज्ञक प्रत्ययों का विधान बताया गया। उसके बाद अब यहाँ एक वृद्ध संज्ञा के सूत्रों का विधान बताया गया है। सूत्र है वृद्धिर्यश्याचामादिस्तद्वृद्धम्। शब्दों को यदि हम सूत्र के देखें, वृद्धिर अर्थात वृद्धि ही, यस्य अचाम आदि ही तद्वृद्धम अर्थात वृद्धि संज्ञा होती है। किसकी बताई है? यस्य अचाम आदि ही, जिसके आदि में अच हो, ऐसे तद यानी उस शब्द समूह की वृद्धम यानी वृद्ध संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञक होते हैं। अर्थात जिस शब्द समुदाय के अचों में आदि अच वृद्धि संज्ञक हो, ऐसा शब्द स्वरूप वृद्धम यानी वृद्धि संज्ञक होता है। एक यह सूत्र वृद्ध संज्ञा बताता है। इसके बाद एक सूत्र और आता है, वह भी वृद्ध संज्ञा की ओर संकेत करता है। कहते हैं त्यदादिनी च, त्यद आदि शब्दों की भी वृद्ध संज्ञा होती है। अर्थात त्यद आदि शब्द भी वृद्ध संज्ञक होते हैं। तो त्यदादि शब्द का तात्पर्य त्यदादि गण में पठित जो शब्द हैं वो भी वृद्ध संज्ञक कहे जाते हैं। अब इसके बाद प्रत्यय का विधान बताते हैं कि वृद्ध संज्ञा में कौन से प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो कहते हैं वृद्धाच्छ, वृद्धात छ अर्थात वृद्ध संज्ञक सुबंत प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय होता है। इसके बाद एक वार्तिक और बताते हैं जो वृद्ध संज्ञा के लिए ही बताया गया है। कहते हैं वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या। नामवाचक शब्द की भी वा यानी विकल्प से वृद्ध संज्ञा वक्तव्य यानी कहनी चाहिए। अर्थात जो नामवाचक शब्द हैं वे भी विकल्प से वृद्ध संज्ञक कहे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ 2 सूत्र और एक वार्तिक के द्वारा वृद्ध संज्ञा बताई गई है और एक सूत्र के माध्यम से वृद्ध संज्ञक से छ प्रत्यय का विधान कहा गया है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, शालीय शब्द बनता है। शालीय का तात्पर्य अर्थात लौकिक विग्रह शालायाम भवो इति ऐसा किया जाता है। अर्थात शाला में होने वाला। अब शालायाम सप्तम्यंत पद है, अतः अलौकिक विग्रह जो बनेगा शाला प्लस गी। लौकिक विग्रह में जो मूल शब्द में विभक्ति आती है उसी के अनुरूप शब्द और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ मूल शब्द शाला से सप्तमी विभक्ति एक वचन में गी प्रत्यय प्राप्त होता है। तब अलौकिक विग्रह शाला प्लस गी बनता है। और भवः लौकिक विग्रह में आया, इसका तात्पर्य तद्धित के अर्थ में भव, तत्र भवः, तत्र शब्द सप्तमी का बोधक होता है। अतः तत्र भवः इस शैक्षिक अर्थ में शाला में आदि अच वृद्धि संज्ञक है, आकार है आदि में। अतः वृद्धिर्यश्याचामादिस्तद वृद्धम। इस सूत्र से शाला शब्द की आदि अच वृद्धि संज्ञक होने के कारण वृद्ध संज्ञा हुई।
और वृद्ध संज्ञक से विधान बताया गया है छ प्रत्यय का वृद्धाच्छः। इस सूत्र से वृद्ध संज्ञक शाला प्लस गी से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय का विधान हुआ, तब शाला प्लस गी प्लस छ रूप बना। अब यह तद्धितांत शब्द हुआ, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत शाला प्लस गी प्लस छ की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा में जो सुप अवस्थित रहता है उस सुप का लोप विधान बताया गया है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो प्रातिपदिक शाला प्लस गी प्लस छ में सुप गी विभक्ति है, अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से गी का लुक हुआ, तब शाला प्लस छ रूप बना। अब छ के लिए एक सूत्र पीछे भी हमने अध्ययन किया था, देखा था। आय नेयी नीयी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। कहते हैं कि प्रत्यय के आदि में स्थित फ को आयन आदेश होता है, ढ को ए आदेश होता है, ख को ईन आदेश होता है, छ को ई आदेश होता है और घ को ई आदेश होता है। यहाँ प्रत्यय छ है तो छकार के स्थान पर इस सूत्र से छ को ई आदेश का विधान किया गया है, अतः शाला प्लस ई प्लस अ यह रूप बना। यस्येति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी के लोप का विधान बताया गया है। तो शाला में भ संज्ञक टी अचो अंत्यादि टी सूत्र से अंतिम आकार जो है वह टी है, अतः टी का लोप हुआ अर्थात आकार का लोप हुआ, तब शाल प्लस ईय अर्थात शालीय रूप बना। अब यह तद्धितांत का शब्द बन गया। तद्धितांत शब्द बनने के बाद जैसा कि हमें पद बनाना है शालीय, प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में बनता है शालीय, अतः हमें सुप आदि विभक्तियों की आवश्यकता होती है। तो शालीय तद्धितांत शब्द से सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ में सुपः, प्रत्ययः, परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन सूत्रों से प्रातिपदिक शालीय से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में द्वैकयो द्विवचनैक वचने इस सूत्र की सहायता से सुविभक्ति प्राप्त होती है। तदुपरांत सु उपदेश है। उपदेश में स्थित अनुनासिक अच ऊकार है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। इत संज्ञक का नित्य लोप विधान किया गया है तस्य लोपः सूत्र से, अतः इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप हुआ, तब सकार शेष रहा और हमारी स्थिति बनी शालीय प्लस स। अब सकारांत होने के कारण से पदांत सकारांत को या पदांत सकार को ससजुसो रू सूत्र से रू आदेश होता है, तब हमारी स्थिति बनती है शालीय प्लस रू। अब रू भी वही स्थिति है जो सु में थी, अर्थात रू उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत इस सूत्र से उपदेश रू में स्थित अनुनासिक अच
ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप होता है, तब हमारी स्थिति बनती है शालीय प्लस र। अब र चूंकि विराम में है, विराम से तात्पर्य जिसके बाद में कोई वर्ण न हो, ऐसी स्थिति को विराम कहते हैं। तो र के बाद कोई वर्ण नहीं है, अतः र विराम है। अतः विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित जो भी वर्ण होता है उसकी अवसान संज्ञा होती है। तो यहाँ रेफ विराम में स्थित है, अतः रेफ की अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विराम में स्थित रेफ चूंकि अवसान संज्ञक है, अतः अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होता है, तब हमारी स्थिति सिद्ध होती है शालीयः। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हमारा रूप सिद्ध होता है शालीयः। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखें हम, मालीयः। यह रूप बनता है मालीयः का तात्पर्य मालायाम भवः, अर्थात माला में होने वाला। ऐसा अर्थ लौकिक विग्रह में बनता है मालायाम भवः। तो यहाँ भी भव अर्थ में, तत्र भवः अर्थ में अलौकिक विग्रह यदि हम देखें तो मालायाम भी सप्तम्यंत पद है, तो इसको विभाजित करेंगे मूल शब्द में और विभक्ति में, तो माला प्लस गी यह अवस्था प्राप्त होती है अलौकिक विग्रह में। जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि जो भी कार्य किया जाता है वह अलौकिक विग्रह के आधार पर तथा लौकिक विग्रह में प्राप्त अर्थ के आधार पर शैषिक प्रत्ययों का विधान या तद्धित प्रत्ययों का विधान बताया गया है। तो यहाँ माला प्लस गी इस अवस्था में तत्र भवः इस शैषिक अर्थ में, क्योंकि माला में भी आदि अच वृद्धि संज्ञक है, अर्थात आकार है, माँ में आ है, तो वृद्धि संज्ञक की वृद्ध संज्ञा बताई गई है। तो वृद्धिर्यश्चाचामादिस्तद वृद्धम, वृद्धिर्यश्चाचामादिस्तद वृद्धम, इस सूत्र से आदि अच वाले शाला शब्द की वृद्ध संज्ञा हुई। वृद्ध संज्ञा से फिर कहते हैं कि वृद्धाच्छ, वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय का विधान बताया गया है। अतः इस सूत्र से माला प्लस गी से तद्धित संज्ञक छ प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है माला प्लस गी प्लस छ। अब यहाँ प्रकृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत होने के कारण पूरे शब्द समूह की प्रातिपदिक संज्ञा हुई, अर्थात माला प्लस गी प्लस छ की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, प्रातिपदिक माला प्लस गी प्लस छ है, तो इस प्रातिपदिक में स्थित सुप का लुक विधान है। अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप गी विभक्ति का लुक हुआ, तब माला प्लस छ रूप बना। अब माला प्लस छ बनने के बाद आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम, इस सूत्र से छ प्रत्यय के आदि में स्थित छकार को ई आदेश होता है, तब हमारी स्थिति बनती है माला प्लस ई प्लस अ। छकार का तात्पर्य छ में दो वर्ण हैं, छ और अ। छ हल है, व्यंजन है, और अ स्वर है, तो व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ होने के कारण जो फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम
ये प्रत्यय के आदि में स्थित वर्णों को ही आदेश करता है। अतः छकार को ई आदेश हुआ तब पीछे शेष अकार भी रहता है, तब हमारी स्थिति बनती है माला प्लस ई प्लस अ। अब यहाँ पर तद्धित संज्ञक प्रत्यय को आदेश किया गया है, अतः आदेश और आदेशी समान माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ईय को हम तद्धित संज्ञक मानते हैं। अतः यश्येति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो माला में भ संज्ञक टी अंतिम आकार है ला का आ, अतः उसका लोप हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है माल प्लस ई, अर्थात संयोग करने पर मालीय शब्द बनता है। यह तद्धितांत का शब्द बना। शब्द से हम जानते हैं पद का निर्माण करना है, अतः मालीय प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ऐसी स्थिति में मालीय तद्धितांत से सु औजस इत्यादि सूत्र से के साथ में सुपः प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से प्रातिपदिक मालीय से परे सुविभक्ति की प्राप्ति होती है। चूँकि एक वचन में द्वयेकयो द्विवचनैक वचने इस सूत्र की सहायता भी लेनी होती है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त हुई, तब हमारी स्थिति बनी मालीय प्लस सु। तदुपरांत सु उपदेश है, उपदेश में अनुनासिक अच भी है सु में ऊ, अतः उपदेशेज नुनासिक इत सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप विधान किया गया है तस्य लोपः सूत्र से। अतः इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब मालीय प्लस स बना, अर्थात सकारांत शब्द हुआ, और पदांत सकार होने के कारण से ससजुसो रू इस सूत्र से पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश हुआ, तब मालीय प्लस रू रूप बना। तदुपरांत रू भी अनुनासिक अच वाला है और उपदेश है, अतः उपदेशेज नुनासिक इत इस सूत्र से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का लोप होता है, अतः अनुनासिक अच ऊकार जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका लोप हुआ, तब रेफ शेष रहता है, अर्थात हल र शेष रहता है, तब हमारी स्थिति बनती है मालीय प्लस र। अब र चूंकि विराम में स्थित है, अतः र की विरामोवसानम इस सूत्र से अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत खर वसानयोर विसर्जनीय इस सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होता है, तब हमारी स्थिति मालीय, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।